हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फैमिली। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स के जो सीरीज में चला रहा हूं उसमें आपको डिस्कस करने वाला जुलाई बिहार स्पेशल डिस्कस करने वाला हूं। हमने देखो, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने डिस्कस कर लिया है। एक वीडियो में आपको मिला होगा जनवरी टू मार्च, एंड सेकेंड वीडियो जो आपको मिला होगा दोस्तों वो मार्च से लेकर के जून मंथ तक आपको मिला होगा। एक फर्स्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था, सेकेंड वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था। अब जो वीडियो आएगी, अब जो वी वीडियो आएगी बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स के लिए, वो आपको मंथली वाइज आएगा। मतलब अभी आपको मैं डिस्कस करने वाला हूं जुलाई, उसके बाद आपको मिलेगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये आपको दोस्तों विद इन आपको 4-5 डेज ये सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। देखो एक्चुअली क्या था, कुछ चीजें प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। ये वीडियो जो चल रही थी वो दूसरे चैनल पे चल रहा था, ठीक है। बट वहां पे क्या हुआ, कुछ टेक्निकल इशू आ गया, दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं वहां पे उस चैनल पे, उस चैनल का नाम था, है ना, बीपीएससी ओनली नथिंग एल्स, है ना, बीपीएससी ओनली नथिंग एल्स नाम का एक चैनल था, जिसपे मैं क्या कर रहा था, वीडियो अपलोड कर रहा था बिहार स्पेशल का। परंतु वहां पे कुछ टेक्निकल इशू आ गया, दैट्स वाई वहां पे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। और दैट्स वाई वहां पे मैं वो सारी चीजें नहीं कर पा रहा हूँ जो पीपीएससी के लिए मैंने सोचा था। तो वो अभी जितनी भी वीडियोज हैं मेरे पास पहले से, ये सारी वीडियोज जो हैं मैं अपलोड कर पा रहा हूँ यहाँ पे इस चैनल पे इक्विप क्लासेस पे, ठीक है। तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इक्विप क्लास पे मैं ये सारे वीडियो अपलोड करूंगा। और जितने भी सीरीज भाई होंगे इसका एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और आपको जो टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन करना है, मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, है ना। आफ्टर दैट आई विल मेक टू स्टार्ट द क्लास। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी, हाँ जी, तो ये मैं कह रहा था कि यहाँ पे आप देखिएगा, यस। तो आप जो चैनल का नाम है वो आपका इक्विप क्लासेस है। आप पीडीएफ के लिए दोस्तों आप ज्वाइन करेंगे, वो सेम जो पीडीएफ के लिए पहले आप ज्वाइन कर रहे थे, पीपीएससी ओनली नथिंग एल्स, वही चलेगा। बाकी आप यहाँ पे, हाँ जी, चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। थोड़ा सा मैं सही कर लूँ इसको, हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले बता दिया आपको कि क्या प्रॉब्लम हुआ है मेरे साथ, दैट्स वाई हो जाते हैं, क्योंकि आप कुछ कह नहीं सकते, यूट्यूब का यूट्यूब क्या कर रहा है आजकल, ठीक है। तो उसके लिए ये परेशानी मुझे झेलना पड़ रहा है। तो दैट्स वाई अभी जो क्लास में लूँगा, जितने भी अभी आपको वीडियोज़ मिलेंगे आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। और मैं रेगुलर इसी वीडियो पे भी डाल, इसी चैनल पे मैं आपको वीडियो देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे आपको डॉल्फिन डे के बारे में। डॉल्फिन डे क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डॉल्फिन डे है क्या, कब सेलिब्रेट किया जाता है, डॉल्फिन डे सेलिब्रेट करने के लिए कौन सबसे पहले स्टार्ट किया, और क्या ये इंडिया भी इसको सेलिब्रेट करता है या नहीं करता, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप जान लें डॉल्फिन डे के लिए, सबसे पहले आप ये जान लें कि ये डॉल्फिन जो है हमारे देश का एक एक्वेटिक एनिमल के रूप में है। और ये 2009 में ये डिसाइड किया गया कि हमारा देश का एक्वेटिक एनिमल कौन होगा, डॉल्फिन होगा। 5 अक्टूबर को, ठीक है, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे सेलिब्रेट करता है। और ये पहली बार दोस्तों बिहार के द्वारा सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो इसी के तर्ज पे देखो, मैंने क्या कहा, 2009 से, 2009 से ही लगभग दोस्तों क्या था, है ना, बिहार जो है वो डॉल्फिन डे के रूप में 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करता आ रहा था। लेकिन क्या हुआ कि भारत, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम 5 अक्टूबर को ही क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे डॉल्फिन डे के रूप में, ठीक है। और तब से क्या हुआ, जो इंडिया जो है ना, इंडिया भी क्या करेगा, 5 अक्टूबर को क्या करेगा, डिसाइड 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे के रूप में सेलिब्रेट करेगा। और ये जो बिहार जो है, बिहार जो है वो कब से सेलिब्रेट करता आ रहा है डॉल्फिन डे, बिहार जो है वो 5 अक्टूबर 2012 से क्या कर रहा है, डॉल्फिन डे सेलिब्रेट करता आ रहा है। अभी जो न्यूज में है, ये रिसेंटली क्यों न्यूज में है, क्योंकि दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस साल 2022 में ये डिसाइड किया है, लगभग 10 सालों के बाद डिसाइड किया है कि हम भी क्या करेंगे, मतलब सभी देश, सभी जो राज्य हैं उनसे मशवरा करने के बाद ये डिसाइड किया गया है कि 5 अक्टूबर को ही, 5 अक्टूबर को ही 2022 से सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करेगा, डॉल्फिन डे सेलिब्रेट करेगा। तो ये चीजें
थी जो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। आगे चलते हैं। हेम्योपैथिक कॉलेज आरबीटीएस, ये जो आरबीटीएस हेम्योपैथिक कॉलेज है वो क्या है दोस्तों, ये मतलब बिहार का एकमात्र गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज है जिसको क्या किया जा रहा है, फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है और इसके लिए बिहार गवर्नमेंट ने, बिहार सरकार ने 200 करोड़ का आवंटन कर दिया है। जो होम्योपैथिक कॉलेज आरपीटीएस है वो सिचुएटेड है मुजफ्फरपुर में और इसे बनवाया गया था 1954 में बनवाया गया था। आगे बात करें एशिया रग्बी 7 ट्रॉफी 2022 के बारे में बात करें तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंडोनेशिया, जिसकी पहले राजधानी जकार्ता थी, लेकिन अब इसकी राजधानी जो है ना, नुसांतारा जो है वो चेंज हो चुका है। क्योंकि आपको पता होगा कि इंडोनेशिया का जो जकार्ता वाला पार्ट है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, सबमर्ज कर रहा है, डूब रहा है। ठीक है, तो दैट्स वाई जो इंडोनेशियन गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने जो कैपिटल सिटी है उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। उन्होंने न्यू कैपिटल सिटी को नुसांतारा, एक फॉरेस्ट एरिया वाला जगह है, उसको क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड किया कि ये हमारा क्या होगा, है ना, ये जो है हमारा क्या होगा, नया कैपिटल सिटी होगा। और ये जो नुसांतारा जो है दोस्तों आप याद रखेंगे ये कहाँ है, ये आइलैंड ऑफ बोर्नियो। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें पूछ लिया जाए आइलैंड ऑफ बोर्नियो कहाँ है तो आपको इंडोनेशिया जवाब देना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है एशिया रग्बी 7 ट्रॉफी 2022 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो न्यू राजधानी है वो क्या है, नुसांतारा। पहले की राजधानी क्या थी, जकार्ता। श्वेता शाही जो है उन्होंने क्या हुआ, श्वेता शाही जो नालंदा की रहने वाली है, उन्होंने इस ट्रॉफी में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जेडीयू एज अ स्टेट पार्टी। तो क्या हम बात कर रहे हैं बिहार गवर्नमेंट का, नहीं, बिहार में तो जेडीयू जो है पहले से ही स्टेट पार्टी के रूप में थी, लेकिन अभी हाल ही क्या हुआ, जो जनता दल यूनाइटेड, जो आप नीतीश कुमार की जो पार्टी है ना, नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, ठीक है, उसको एक स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइजेशन मिला है, किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कहां, मणिपुर। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि मणिपुर में ऐसा क्या है भाई, मतलब मणिपुर में ऐसी क्या हुई जो जेडीयू को क्या हुआ, स्टेट पार्टी का दर्जा मिला। तो मणिपुर में क्या हुआ, जो अभी स्टेट असेंबली इलेक्शन था उसमें क्या हुआ, जेडीयू ने 6 सीटें जीती और उनका जो वोट परसेंट था वो 10.6768% जो है, उन्होंने टोटल वोट जो है उनको मिला 10, मतलब आप याद रखिए 10.5% के करीब उनको वोट मिला और टोटल 6 सीट उन्होंने क्या किया, मणिपुर में जीते। तो इससे क्या हुआ, इससे ये तय हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तय किया कि मणिपुर में जेडीयू को एक स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाए। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं एक स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइजेशन मिलने के लिए। तो पहला कंडीशन यह है कि सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट, या तो आपको जितने भी वोट मिले हैं उसका 6% वोट मिल जाए। ठीक है, तब आपको क्या होगा कि आपको किसी स्टेट में स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्निशन मिल जाएगा। या तो फिर ये हो, साथ ही साथ उसके साथ देखो एंड लिखा हुआ, एंड का मतलब ये है कि आपको ये है कि 6% आपको वोट भी मिलना चाहिए और साथ ही साथ आपको 2 सीट भी जनरल असेंबली इलेक्शन में आपके पास होने चाहिए। पहला कंडीशन है कि 6% आपको वैलिड वोट मिलना चाहिए और 2 सीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, या तो secure at least 6% of valid vote and win at least 1 seat in लोक सभा जनरल इलेक्शन। दूसरा कंडीशन क्या है, या तो आप क्या करो 6% आपके पास, ये क्या है, स्टेट असेंबली वाले इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लोकसभा के इलेक्शन की बात करें तो या तो आपको 6% वोट मिल जाए और एक कम से कम एक जो है आपके पास सीट होना चाहिए लोकसभा जनरल इलेक्शन में। ठीक है, ऐसी कंडीशन को फुलफिल करने पे भी आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। आगे चलते हैं। थर्ड जो कंडीशन जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि थर्ड जो कंडीशन बताया जा रहा है कि विन एटलीस्ट 3% ऑफ द सीट। या तो देखो यहाँ पे और का यूज कर रहा हूं तो और एंड में थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग ध्यान रखिएगा। या तो आपके पास क्या होने चाहिए, जितने भी है, मान लीजिए कि इलेक्शन जनरल असेंबली जनरल इलेक्शन हुआ है ना, और उसमें आपने क्या है कि 3% वोट आपने जीत लिया। मान लीजिए कि टोटल, मान लीजिए कि बिहार में 243 है ना सीटें हैं,
अब उसके 3% अगर आपने सीट अगर आपने जीत लिया है तो इसका मतलब यह है कि उस स्टेट में आपको क्या मिल जाएगा, आपको राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। या तो फिर ये हो कि एटलीस्ट 3 सीटर विच एवर इज मोर, ठीक है, इन एन जनरल इलेक्शन। तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करना है। चौथा कंडीशन ये कह रहा है कि विन एटलीस्ट 1 आउट ऑफ एवरी 25 सीट्स फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम अ स्टेट इन लोकसभा जनरल असेंबली इलेक्शन। मतलब यह है कि मान लीजिए कि टोटल अगर मैं बात करूं कि आप टोटल किसी किसी भी स्टेट में मान लीजिए कि टोटल सीट्स जो है लोकसभा का तय किया गया है 150, ठीक है, और आपने हर 25 सीट पे अगर कोई पार्टी एक सीट अगर जीत जाती है, इसका मतलब है 25 छक 150। मतलब अगर मान लीजिए किसी स्टेट में 150 क्या है दोस्तों लोकसभा का सीट है, ठीक है, और अगर कोई पार्टी कम से कम 6 सीट अगर अगर स्टेट में जीत जाती है लोकसभा के इलेक्शन में, तो उस पार्टी को भी क्या मिल जाएगा, स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, एकदम मैंने ल्यूसिड मैनर में समझाया है, आप ये सारी चीजें याद रखेंगे। पांचवा कहता है कि सिक्योर एटलीस्ट 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट इन एन असेंबली और द लोकसभा जनरल इलेक्शन। या तो आपको क्या हो कि असेंबली इलेक्शन में या फिर लोकसभा इलेक्शन में आपको 8% वोट मिलना चाहिए। अगर ऐसा भी आप कर लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, एक स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो ये कुछ 5 कंडीशंस थे जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये 5 कंडीशन जो है वो तय करता है कि कोई पार्टी जो है उसको स्टेट पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है। अब आपसे मैं ये क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं कि ठीक है, ये आपने समझ लिया कि राज्यसभा के राज्य है ना पार्टी मतलब स्टेट पार्टी होने के लिए ये सब सारे कंडीशंस होने चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी पार्टी को अगर सेंट्रल पार्टी अगर होना है, ठीक है, तो उसको क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में नीचे जवाब देना है। आगे चलते हैं, कभी मैं उस क्लास मतलब कभी उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन आपको आगे रखना है। सीएम ग्रामीण आवास है ना योजना, ठीक है, तो इसका जो बेनिफिशियरी क्या कौन कौन होगा, है ना, सीएम ग्रामीण आवास सहायता योजना, इसके जो बेनिफिशियरी होंगे वो एससी एसटी और ओबीसी होंगे, है ना। जैसे आपको पता है, आपको अगर पूछ लिया जाए कि सीएम ग्रामीण आवास सहायता योजना किस के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो ये आप याद रखेंगे नीतीश कुमार सीएम के द्वारा या फिर बिहार गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है ना, ताकि वो जो एसटी एससी या ओबीसी के वो लोग जो पीएम आवास योजना से वंचित रह गए, किसी कारणवश वो वंचित रह गए, है ना, तो इनके डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे नीतीश कुमार सीएम जो नीतीश कुमार हैं ग्रामीण आवास सहायता योजना को शुरू किए हैं। और इसके बेनिफिशियरी कौन होंगे, एससी होंगे, एसटी होंगे और ओबीसी के है ना लोग होंगे। अब आपको आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत कितने है ना रुपयों का लाभ मिलता है, तो 1,20,000 रुपए का लाभ मिलता है। आगे चलते हैं, टॉयलेट क्लिनिक मॉडल। ये टॉयलेट क्लिनिक मॉडल क्या है और ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, ये क्या है इसके बारे में आपको जानना है। तो ये जो टॉयलेट क्लिनिक मॉडल जो है ये परिचित मतलब ये क्या है दोस्तों प्रचलित है, और इसको स्टार्ट कहाँ किया गया था, मुजफ्फरपुर में स्टार्ट किया गया था। ये जो मॉडल है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा सभी स्टेट्स में, है ना। ऐसा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा डिसाइड कर रही है कि इस मॉडल को है ना हर जैसे सुखेत मॉडल जिस तरह से प्रचलित हुआ था, है ना, तो उसी तरह से यहाँ पे टॉयलेट क्लिनिक मॉडल जो भी है ये से भी क्या हुआ बहुत ज्यादा है ना ये प्रचलन में अभी है। और इसको ये कहा जा रहा है कि इससे सभी स्टेट्स में क्या किया जाएगा, है ना, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये जो टॉयलेट क्लिनिक मॉडल है वो कहाँ से बिलोंग करता है, मुजफ्फरपुर से। अब ये टॉयलेट क्लिनिक मॉडल है क्या, ये टॉयलेट क्लिनिक मॉडल के अंतर्गत क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ ट्रेंड वर्कर्स होंगे, है ना, जिनके पास एक्सपर्टीज होगा टॉयलेट को कंस्ट्रक्ट करने में। जैसे मान लीजिए कि किसी परिस्थिति, किसी कंडीशन, किसी वजह से, है ना, जैसे आपको पता है हर घर टॉयलेट का क्या है दोस्तों, आपको प्रावधान जो है राज्य सरकार के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। तो किसी कारणवश अगर किसी घर में या फिर किसी समाज में या किसी गांव में अगर अगर मान लीजिए कि वहां पे टॉयलेट तो बने हुए हैं लेकिन किसी कारणवश वह टॉयलेट जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ये क्या हुआ, एक ट्रेंड वर्कर्स जो है उनका एक ग्रुप है,
उनके पास एक्सपर्टीज है इसके कंस्ट्रक्शन को देखने के लिए, इसके कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए, और जो भी कमी होगा वो बने हुए क्या हुआ है ना, जो टॉयलेट्स होंगे जिसमें कमी होगा ताकि वो फंक्शन में आ सके, तो उस फंक्शन को पूरा फुलफिल करने के लिए ये ट्रेन वर्कर्स जो होंगे उसमें काम करेंगे, है ना। और इनके पास क्या होगा, एक वैन होता है, ये जो जितने भी क्या होते हैं ग्रुप ऑफ ट्रेन वर्कर्स होते हैं उनके पास एक वैन होता है, और उस वैन में हर प्रकार के क्या होता है, इक्विपमेंट होता है जो है ना टॉयलेट बनाने के लिए मतलब टॉयलेट बनाने के लिए जरूरत हो, ठीक है। तो उनके पास ये हर इक्विपमेंट अवेलेबल होता है ताकि क्या कर सके, टॉयलेट क्लिनिक मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। आगे चलते हैं, है ना। 8 स्टेट वाइज ग्रैपलिंग कंपटीशन इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बिहार के में, और यहाँ पे शेखपुरा जो टीम है उसको 8 मेडल्स मिला है, जिसमें 3 मेडल्स की बात कर रहे हैं, 3 मेडल जो है उन्हें गोल्ड मेडल के रूप में मिला है। अगर बात करें एन ऑब्जर्वेटरी बिल्डिंग जिसको हम बोलते हैं हिंदी में वेधशाला, कहाँ है, तो ये सिचुएटेड है मुजफ्फरपुर में, और इसको 1916 में बनवाया गया था, है ना। हाल ही में दोस्तों इसे यूनेस्को लिस्ट में क्या किया है, शामिल किया गया है। और दिस ऑब्जर्वेटरी इज अ पार्ट ऑफ लंगट सिंह कॉलेज। नाम क्या है, लंगट सिंह कॉलेज का ये क्या है, ऑब्जर्वेटरी जो बिल्डिंग है, जो वेधशाला है, इसका क्या है, एक हिस्सा है, ठीक है, याद रखेंगे। बात करते हैं अंडर 17 बॉयज स्टेट लेवल मेजर ध्यानचंद हॉकी चैंपियन, जिसको ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था, रोहतास में किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंडर 17 बॉयज स्टेट लेवल है ना मेजर ध्यानचंद हॉकी कंपटीशन कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये रोहतास में ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बीपीएससी के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं, तो अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं, तो आपको पता होगा ये अतुल प्रसाद है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी भी है ना किसी भी कमीशन का अगर जो है वो है ना चेयरमैन, स्टेट कमीशन का जो है चेयरमैन को अपॉइंट किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है, तो आर्टिकल 315 याद रखेंगे, आर्टिकल 315 के अंतर्गत अतुल प्रसाद को है ना चेयरमैन ऑफ स्टेट कमीशन के रूप में अपॉइंट किया गया है। आगे चलते हैं, कंप्यूटराइज ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम, ये क्या है, आगे इसको हम समझते हैं। कंप्यूटराइज ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम ये है क्या, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो फॉर दिस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय एनआईसी, ये जो कंप्यूटराइज ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम है, इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो भी बिहार गवर्नमेंट के पर्सनल होंगे, मतलब जो कर्मचारी होंगे, उनको क्या किया जाएगा, पोस्टिंग निर्धारित किया जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या किया गया है, एक सॉफ्टवेयर जो है डेवलप किया गया है, और ये सॉफ्टवेयर किसके द्वारा डेवलप किया गया है, एनआईसी के द्वारा डेवलप किया गया है। एनआईसी का फुल फॉर्म नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मतलब जो है कंप्यूटर ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। और ये कंप्यूटर ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम क्या करेगा, ये तय करेगा कि क्या होगा, बिहार गवर्नमेंट के जो पर्सनल्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका पोस्टिंग कहाँ दिया जाए। अब बात करते हैं एनआईसी के। एनआईसी क्या है, एक इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एनआईसी प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, आईटी कंसल्टेंसी एंड आईटी सर्विस को प्रोवाइड करता है एनआईसी। एनआईसी के अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो संचार भवन न्यू दिल्ली में आपको ये मिलेगा, और इसकी जो स्थापना है 16 जुलाई 1916 में किया गया था, सॉरी 19 जुलाई 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों आपको पीडीएफ के लिए क्या करना है, बीपीएससी ओनली नथिंग एल्स के पास जाना है, और पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। आपको नीचे वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल की बात करें, इक्विप क्लासेस हैं, है ना। आगे चलते हैं, 4G इंटरनेट सर्विस। 4G इंटरनेट सर्विस जो है स्टार्ट किया जा रहा है 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार में, और टोटल 207 विलेज। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4G इंटरनेट सर्विस बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया जा रहा है, तो ये 14 डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर आपसे पूछ लिया कितने विलेज में स्टार्ट किया जा रहा है, तो ये याद रखेंगे, है ना, 207 विलेज में। और ये कहाँ स्टार्ट किया जा रहा है दोस्तों, तो नंबर सबसे ज्यादा जो होंगे वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा, विलेज होगा। 125 विलेज जो है, 125 विलेज जो है वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट के, है ना, विलेज हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। बात करेंगे मिथिला पेंटिंग के बारे में। मिथिला पेंटिंग अभी हाल ही में क्या है दोस्तों, ये न्यूज में रहा, तो क्यों है ये मिथिला पेंटिंग न्यूज में, और क्या है मिथिला पेंटिंग, तो इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। मिथिला पेंटिंग बिलोंग करता है मधुबनी से। टू प्रमोट बिहार टूरिज्म, बिहार टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, है ना, स्टूडेंट्स को ये चांस दिया गया है कि जो भी स्पेसिफिक लोकेशन है ना, उसमें, है ना, मिथिला पेंटिंग के जो है, जो नकाब है उसको पेंट किया जाए, ताकि जो टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सके बिहार में।
अगर बिहार में टूरिज्म का अट्रैक्शन अगर होता है तो बिहार एक बहुत ही बेहतर रेवेन्यू जनरेट कर सकता है टूरिज्म के माध्यम से। आगे चलते हैं, बाल सिपाही। बाल सिपाही क्या है दोस्तों? बाल सिपाही उन एज ग्रुप के बारे में बात करते हैं, उन एज ग्रुप के बारे में बात करते हैं जिनका उम्र जो है वो 12 से 18 साल के बीच में हो। और ऐसे बाल सिपाही व्यक्ति होते, स्टूडेंट मतलब बच्चे होते हैं जिनके क्या होते हैं, जिनके गार्जियंस होते हैं, जिनके पेरेंट्स होते हैं, उनको वो मान लीजिए कि पहले से वो क्या है किसी, है ना, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पुलिस में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बिहार गवर्नमेंट में, और उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनके लिए बाल सिपाही की प्रावधान किया गया है। आफ्टर देयर स्कूल्स एंड कॉलेज दे परफॉर्म सम वर्क एट ऑफिस। उनको क्या करना है अपने कॉलेज और स्कूल्स के बाद, है ना, उनको क्या करना है अपना कॉलेज अपने ऑफिस में कुछ वर्क्स परफॉर्म करनी होती है। याद रखेंगे एज ग्रुप का नाम, एज ग्रुप 12 से 18। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, बिहार गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो भी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो क्लास हैं, उनके लिए क्या होगा, फ्री ऑनलाइन कोचिंग मेडिकल और इंजीनियरिंग के गर्ल्स के लिए स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे पॉइंट्स जो है वो गर्ल्स के लिए। ठीक है, फ्री ऑनलाइन कोचिंग किसके लिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए, नॉट फॉर यूपीएससी और बीपीएससी। ठीक है, और किन के लिए, बैकवर्ड और एक्सट्रीमली बैकवर्ड, किस गवर्नमेंट के द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। आगे चलते हैं दोस्तों, सूर्यांश कुमार जो ऑनर बन चुके हैं 56 ऑनलाइन कंपनीज के विद इन अ ईयर, मतलब एक साल में वो 56 ऑनलाइन कंपनीज के क्या बन चुके हैं, वो मालिक बन चुके हैं, ऑनर बन चुके हैं। और उनकी एज मात्र कितनी है दोस्तों, 13 साल है, और वो अभी क्या करते हैं, 10th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं। वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये आपकी गौरवान्वित की बात है। आगे चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ टाइगर जो है बिहार में 67 है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो वेस्ट चंपारण में है, और 29 जुलाई जो है वो टाइगर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आगे चलते हैं, मुस्लिम गर्ल्स स्टूडेंट क्यों न्यूज में है? बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 15,000 रुपया उन मुस्लिम गर्ल्स को प्रोवाइड किया जाएगा जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है। ठीक है, तो उनके लिए दोस्तों बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि बिहार बोर्ड में जो मुस्लिम गर्ल्स होंगी या मुस्लिम गर्ल्स स्टूडेंट होंगी, उनको अगर वो पास होती हैं, प्रथम श्रेणी से पास होती हैं, तो उन्हें क्या कर देगा, दिया जाएगा 15,000 रुपये का, है ना, पुरस्कार दिया जाएगा। पटना एयरपोर्ट को डिसाइड किया गया है कि उन्हें क्या किया जाएगा, पटना एयरपोर्ट को एक सुपर स्मार्ट एयरपोर्ट के रूप में डिसाइड क्या किया जाएगा, है ना, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और ये काम जो है 2024 मार्च 2024 तक पूरा करना है। तो याद रखेंगे पटना एयरपोर्ट को क्या किया जाएगा है, एक सुपर स्मार्ट एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, और ये डेवलपमेंट का काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा, मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। आगे चलते हैं, स्टैचू ऑफ गॉड हनुमान सिंह, ये क्या हुआ, बिगेस्ट स्टैचू ऑफ गॉड हनुमान का जो है वो बिल्ड बनाया जा रहा है, कहाँ, सारण चंपारण में, छपरा में दोस्तों, है ना, सारण मतलब छपरा के सारण में इसको क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ये बिहार का सबसे क्या होगा, बिगेस्ट हनुमान जी का क्या होगा, मूर्ति होगा। तो याद रखेंगे, आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ बनाया जा रहा है, तो सारण में, है ना। और यकीन, तो बस इतनी चीजें आपको याद रखना। आगे चलते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर इन बिहार। क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पे क्या हुआ, है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं वहां पे बनाया जाए। वो एक मतलब एक प्रकार का क्या हो, एक इंडस्ट्री और एक प्रकार का कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, ताकि जहाँ पे क्या हुआ, है ना, इलेक्ट्रॉनिक की सभी गतिविधियां क्या हो जाए, संपन्न हो सके। आगे चलेंगे, तो इट इज बीइंग बिल्ड इन बेगूसराय। ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर जो है बिहार का, वो कहाँ बनाया जा रहा है, बेगूसराय में बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ताकि क्या हो सके, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक की जितनी गतिविधियां हैं वहां पे संपन्न किया जा सके। आगे चलते हैं, बिहार इन्वेस्टर मीट। बिहार इन्वेस्टर मीट कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका एम था ताकि क्या हो, साउथ इंडिया के जो इन्वेस्टर हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके, और ताकि वो क्या कर सकते हैं, बिहार में वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार इन्वेस्टर मीट जो हैदराबाद में हुआ, है ना, उसका क्या एम था, पर्पस क्या था, उनको पर्पस ये था कि साउथ इंडिया के जो भी इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट कर सके, उनको अट्रैक्ट करने का ये कार्य करेगा बिहार इन्वेस्टर मीट। आगे चलते हैं, डॉक्टर निरुपमा राय क्यों न्यूज में है, तो डॉक्टर निरुपमा राय जो एक प्रोफेसर हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी के, वो राइटर हैं प्रतिरूप तुम्हारा और दिल के दहलीज के उस पार। ठीक है,
तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिरूप तुम्हारा के लेखक कौन है, डॉक्टर निरुपमा राय, है ना? या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि दिल के दहलीज के उस पार के राइटर कौन है, डॉक्टर निरुपमा राय, और ये किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हैं, तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी से। बात करते हैं पर्वतारोही निशु के बारे में, है ना? पर्वतारोही निशु जो है, उन्होंने दोस्तों, है ना, कांग आस्ते जो लद्दाख के क्या है दोस्तों, एक टॉप, है ना, जो कह सकते हैं माउंटेन है, उस पर उन्होंने चढ़ाई किया है। उसकी जो टोटल हाइट है 20,500 फीट है। उन्हें और वहां जाकर के उन्होंने क्या किया है, नेशनल फ्लैग जो है उन्होंने फहराया। ये जो निशु है वो बिलोंग करती है जमुई से, और उन्होंने दोस्तों मॉन्ट मंजारो जो अफ्रीका में है, उस पर भी उन्होंने कुछ दिन पहले ही चढ़ाई किया था। तो हाल ही में ये क्यों न्यूज में है, कांग आस्ते जो लद्दाख में एक क्या है माउंटेन है, इसकी टोटल हाइट 20,500 फीट है, वहां पे उन्होंने क्या हुआ, है ना, अपना नेशनल फ्लैग को फहराया। तो दैट्स वाई जो माउंटेनियर्स जो है निशु जो है वो चर्चा में थी। आगे चलते हैं, सॉरी। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य योजना, अब ये क्या है, अंडर दिस स्कीम, है ना, बिजली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कहाँ आयोजन किया जाएगा दोस्तों, औरंगाबाद में। और कब से कब, 25 जुलाई से 30 जुलाई 2022 में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य योजना क्या है, तो इसके अंतर्गत बिजली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कब से कब, 25 जुलाई से 30 जुलाई, 5 दिनों तक ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। और ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो औरंगाबाद में यूज किया जा रहा है। आगे चलते हैं, है ना। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ऑनर्ड जो है मुरली मनोहर श्रीवास्तव को दिया गया है, इनके एक काम के लिए, इनकी एक रचना के लिए। और ये रचना क्या है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इन्होंने एक रचना, मतलब एक कहानी लिखा, हम कहानी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो एक, है ना, किताब लिखे हैं, है ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के, है ना, जीवनी के आधार पे। तो इसके कारण से उनको क्या मिला है, ये मुरली मनोहर जोशी श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में, तो इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और यह एक सहनाई वादक थे, और ये जो बिहार से ही बिलोंग करते थे, और ये बिहार के बक्सर जिला से बिलोंग करते थे। आगे चलते हैं, इंडिया का पहला जो है क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब जो है वो कहाँ ओपन किया जा रहा है, वो पटना में ओपन किया जा रहा है। तो याद रखेंगे, इंडिया का पहला, मतलब इंडिया का फर्स्ट है, नॉट बिहार, इंडिया का पहला जो है क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब जो है वो ओपन किया जा रहा है पटना में। पटना के साथ साथ और कहाँ कहाँ ओपन किया जाएगा, पटना के बाद हरियाणा, गुजरात और केरला, ये 4 स्थानों पे डिसाइड किया गया है कि, है ना, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब जो है वो बनाया जा सके। जैसा कि पहले पेरिस क्लाइमेट चेंज 2015 में जो वादा थी, जो प्रॉमिस किया गया था, उस प्रॉमिस के आधार पे ये डिसाइड किया गया था कि इंडिया में 4 जो है क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब जो है वो बनवाया जाएगा। तो उसके आधार पे पहला पटना में जो है पहली जो है वो क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब को स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, या कर दिया गया है, तो ये आप याद रखें। बाकी जो 4 हैं वो हरियाणा, गुजरात और आपको केरला में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर। माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर क्या है, देखो, माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर जो है वो बिहार ने, है ना, उन राज्यों में खोली है जहां पे, है ना, बिहार के जो मजदूर हैं वो सबसे ज्यादा उस राज्य में काम करने के लिए जाते हैं। अब ये क्या है दोस्तों, ये लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा बिहार लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, ताकि जो भी, मतलब ऐसा किया गया है कि फॉर दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम बिहार टू अदर स्टेट इन सर्च ऑफ जॉब, मतलब जॉब की खोज में दूसरे स्टेट में जाते हैं, उनके लिए माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर ओपन किया गया है। ताकि मान लीजिए कि अगर किसी दिन उनको जॉब ना मिले, तो माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर उनका क्या कर सके, ख्याल रख सके, उनकी, है ना, जॉब का इंतजाम कर सके। ठीक है। और ऐसा कहाँ, कितने राज्यों में हुआ दोस्तों, तो 7 स्टेट्स में एमएससी बिल, है ना, जो माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर है वो ओपन किया जाएगा। कितने राज्यों में, 7 राज्यों में। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर बात करते हैं किशोर कुमार राय के बारे में बात करें, तो किशोर कुमार राय जो है, उन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों द्रौपदी मुर्मू को पेंटिंग बनाए हैं। और उन्होंने, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो पटना से बिलोंग करते हैं। वो पेंटिंग जो है किसी खास तरीके के चीजों को यूज करके वो पेंटिंग बनाते हैं। एक्चुअली क्या है कि वो, मान लीजिए कि जो पेंटिंग बनाते हैं, जो भी लोकल गुड्स होता है, जैसे लोकल गुड्स कहने का मतलब, अगर आप बिहार में जाएंगे तो कुछ लोकल चीज आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो जो जिस स्थान में, मतलब जहाँ, जिस, मान लीजिए कि पूर्णिया में रहते हैं, तो पूर्णिया का जो भी लोकल चीजें जो प्रसिद्ध है, उसका यूज करके उन्होंने क्या किया है, उनका पेंटिंग बनाया है द्रौपदी मुर्मू का।
तो याद रखेंगे किशोर कुमार राय जो है वो एक पेंटर है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, पूर्णिया से बिलोंग करते हैं। और हाल ही में दोस्तों द्रौपदी मुर्मू की पेंटिंग उन्होंने बनाया है, और उनका पेंटिंग बनाने का एक खास है ना तरीका ये है कि वो लोकल चीजों का यूज करके या लोकल प्रोड्यूस का यूज करके, है ना, प्रोड्यूस कहने का मतलब है जैसे बाजरा हो गया, धान हो गया, इस प्रकार की चीजों को यूज करके वो पेंटिंग बनाते हैं। आगे चलते हैं, अगर हम बात करते हैं बिहार राज्य निगर निगम बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। रिसेंटली जो है वो हाल ही में अपना 45वां, है ना, एस्टेब्लिशमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। ये जो है बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड जो है ना, अंडर कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत इसे क्या किया गया था, स्थापना की गई थी। बात करते हैं सीएम विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। तो उन माइनॉरिटी गर्ल्स स्टूडेंट्स को क्या किया जाएगा, ये विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना दिया जाएगा जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है। ठीक है, याद रखेंगे माइनॉरिटी कम्युनिटी के गर्ल्स स्टूडेंट्स को 15,000 रुपए का क्या दिया जाएगा, प्रोत्साहन, है ना, राशि दिया जाएगा। और ये प्रोत्साहन राशि किसके अंतर्गत, है ना, सीएम विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिया जाएगा उन माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को या गर्ल्स स्टूडेंट को जिन्होंने क्या किया है, फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हैं, उत्तीर्ण हुई हैं। हम बात करेंगे आईआईटी पटना जो है वो कोलैबोरेट किया है एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ, क्या करने के लिए, है ना, वो स्किल इंडिया या फिर स्किल आप कह सकते हैं मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया के प्रोजेक्ट को बिहार में प्रमोट करने के लिए। याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आईआईटी पटना जो है मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया को प्रमोट करने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट किया है, तो याद रखेंगे वो एमिटी यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये कब से कब दोस्तों उन्होंने कोलैबोरेशन बनाया था, कब ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो हुई थी वो 15 से 22 जुलाई के बीच में ये हुई थी। आगे चलते हैं, बात करते हैं गंगा बिहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। देखो गंगा बिहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट एक्चुअली पहले भी था, ठीक है, लेकिन इसे क्या किया जा रहा है, फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। और ये गांधी घाट में स्टार्ट किया, पटना के गांधी घाट में स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि पहला फ्लोटिंग जो है वो बोट था, लेकिन अब इसको क्या हुआ, रेस्टोरेंट के रूप में भी डेवलप किया गया है ताकि जो टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार, है ना, गंगा बिहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ स्टार्ट किया गया, पटना, कौन से घाट में, गांधी घाट में। और आपसे पूछा जाए कि स्टार्ट कब किया गया, अक्टूबर 2022 में, अक्टूबर 2022 से स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, है ना। 88वां मतलब 88th जूनियर सीनियर एथलेटिक्स चैंपियन जिस ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया, पटना में ऑर्गेनाइज किया गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, स्किल डेवलपमेंट कंपटीशन, कौशल विकास की बात कर रहे हैं तो इसको एक नेशनल लेवल पे खेला जाएगा। और ये क्या हुआ, स्किल इंडिया के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया गया था। और बिहार की जो ईस्ट चंपारण, मतलब बिहार के ईस्ट चंपारण की जो अदिति हैं उनको इस, है ना, स्किल डेवलपमेंट कंपटीशन में या फिर कौशल विकास कंपटीशन में, है ना, उन्हें सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे स्किल डेवलपमेंट कंपटीशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, स्किल इंडिया के द्वारा। ये एक नेशनल लेवल का कंपटीशन होगा और इसमें अदिति को क्या मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। आगे चलेंगे, महफिल ए मुशायरा, महफिल ए मुशायरा ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया, तो ये भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में ऑर्गेनाइज किया गया। अब मतलब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2 सालों के बाद स्टार्ट किया गया है, क्योंकि बीच में कोविड-19 था, तो पिछले 2 सालों में महफिल मुशायरा जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। तो दैट्स वाई ये न्यूज में था कि पिछले 2 सालों के बाद ये कोविड-19 के बाद महफिल मुशायरा फिर से ऑर्गेनाइज किया गया है। तो कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है, याद रखेंगे भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में ऑर्गेनाइज किया गया। बात करते हैं हेरिटेज स्पेशल ट्रेन। अब ये क्या है, हेरिटेज स्पेशल ट्रेन जो है वो, है ना, बापू धाम मोतिहारी से मुजफ्फरपुर के बीच में क्या करेगा, ये हेरिटेज स्पेशल ट्रेन को चलाया जाएगा, है ना। इसमें क्या होंगे, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स होंगे, ठीक है, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स होंगे उनको 5 कोचेज में, ठीक है, 5 डब्बों में क्या किया जाएगा, उनको, है ना, उनका पिक्चर जो है उनको पिक्चराइज किया जाएगा, इलस्ट्रेट किया जाएगा, इलस्ट्रेट का मतलब, है ना, चित्रांकित किया जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। और ये जो पिक्चर्स ऑफ स्पेशल पर्सनालिटीज जो होंगे वो, अच्छा, और भी 6 स्टेशन पे और भी क्या किया जाएगा, ये पिक्चर जो भी स्पेशल्स जो पर्सनालिटी होंगे उनके 6 स्टेशन पे भी क्या किया जाएगा, इलस्ट्रेशन किया जाएगा। ये भी आप याद रखेंगे। बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने, है ना, याद रखेंगे नेशनल फ्लैग को होस्ट करने के लिए एवरी पंचायत और एवरी वार्ड को दोस्तों, है ना, 1,000 रुपये क्या किया दिया है, राशि जो है आवंटन किया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार गवर्नमेंट ने एवरी पंचायत और वार्ड में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत, है ना,
राष्ट्र ध्वज को फहराने के लिए कितने रुपए की राशि दी गई थी? तो 1000 रुपए की राशि दी गई थी। तो चलिए आज हमारा क्लास जो है यहीं तक हमारा खत्म होता है ना? हमने जुलाई मंथ का कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद आपको अगस्त का मिलेगा, आपको याद रखेंगे। इसके बाद आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और इसी तरह से दोस्तों मंथ बाय मंथ आपको क्या हुआ वो आपको सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा इक्विप क्लास को, है ना? पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको नीचे लिंक दिया रहेगा, उसमें आप जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।